जिनयू को एक निजी बातचीत के लिए एक तरफ खींचते हुए देखा। वह उसे सुनने नहीं देती थी। कार में बैठने के बाद जू नेनियन ने जिनयू से पूछा, अरे मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा? जिनयू ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते हुए और एक अर्थपूर्ण नज़र से जवाब दिया, आपकी माँ ने मुझे आपकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा था। इतना ही, और कुछ नहीं। जू नेनियन ने आंखें चौड़ी करके पूछा। वह चिंतित थी कि यान कुइहुआ ने जिनयू से कुछ और कहा होगा, जैसे कि रोमांटिक रिश्ते को बढ़ावा देना। लेकिन फिर ये बात समझ में आई। यान कुइहुआ जितनी चतुर थी, वह निश्चित रूप से जिनयू के साथ ऐसी चीज़ों पर चर्चा नहीं करेगी। अपनी बेटी से ऐसा कहना एक बात थी, लेकिन जिनयू से ऐसा कहना दूसरी बात थी। इससे लोगों को लग सकता था कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती। आप और क्या उम्मीद कर रहे थे? जिनयू ने यान कुइहुआ द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचा। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी, लेकिन चूंकि वह आगे देख रहा था, जू नेनियन ने उसे नहीं देखा। उसने केवल उसका तंजा बड़ा सुंदर चेहरा देखा। नहीं, मैं किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहा था, बस पूछ रहा था। जिनयू शू नेनियन के घर गया और वहां पहुंचने के बाद वह शू नेनियन के साथ फिर से चला गया। अगले दरवाजे से चाची वांग ने जिनयू को कार में कई पार्सल ले जाते हुए देखा और देखा कि जू नेनियन भी उसके पीछे आ रहा है। वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी। छी, वह बेशर्म यान कुइहुआ। वह अपनी बेटी को उस पर फेंक रही है, कितना शर्मनाक। लेकिन फिर दूसरी बार सोचने पर, यदि वह अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ सकती है तो वह उसे भी भेज देगी। तस्क तस्क, यह एक उज्ज्वल भविष्य वाला सैनिक है। चाची वांग को इतनी ईर्ष्या हुई कि वह लगभग फट ही गई। सिर हिलाते हुए उसने बिस्तर पर लेटे अपने बेटे को देखा, जो उदास था। अचानक उसे याद आया कि उसकी कोई बेटी नहीं है, बल्कि एक मूर्ख बेटा है। इस बिंदु पर अभी भी जू नेनियन पर लटका हुआ है। जिनयू द्वारा आज शू नेनियन को वापस लाने और फिर उसे तथा उसके सामान को ले जाने की खबर पूरे गांव में फैलने में देर नहीं लगी। आंटी जू को खेतों में अन्य महिलाओं द्वारा यान कुइहुआ के अच्छे भाग्य के बारे में गपशप करते हुए सुनकर बेचैनी महसूस हुई कि उनकी बेटी ने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली है जिसके पास कार और पैसा है। वह बूढ़ी बदचलन औरत, उसने कड़वाहट से बुदबुदाया। उसमें ऐसी क्या खासियत है, एक औरत जो अपनी ही बेटी को बेच देती है? उसकी टिप्पणी इतनी कटु थी कि दांत गिर सकते थे। महिलाओं में से एक अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। यो जू गुइलान, क्या आपको खट्टा लग रहा है? आपकी बातें सुनकर ही मेरे दांत दुखने लगे हैं। उसकी बेटी सुंदर है, 10 गांवों में उसके जैसी सुंदर कोई लड़की नहीं है। एक अच्छा आदमी ढूंढना उसका कौशल है। अगर आपकी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल जाए तो आप भी उसे पकड़ लेंगे। आंटी जू को गांव में यान कुइहुआ के बाद दूसरी सबसे उग्र महिला के रूप में जाना जाता था, जिन्हें शायद ही कभी कोई उकसाता था। यद्यपि बोलने वाली महिला झगड़ालू नहीं थी, उसके परिवार में कई पुरुष थे, 3 बड़े बेटे थे और इसलिए वह जू गुइलान से डरती नहीं थी। आंटी जू क्रोधित होकर हरे और सफ़ेद रंग में बदल गईं। उसने अपनी कुदाल नीचे फेंक दी और हमला करने के लिए झपटी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम दुष्ट औरत। महिला ने आंटी जू को गंभीर होते देखा और जल्दी से वापस भाग गई। यदि मैदान में मौजूद अन्य लोगों ने इस पर ध्यान न दिया होता और आंटी जू को रोका न होता तो मामला और बिगड़ जाता। लियू गुइमेई भी खेत में थी। आंटी जू की कड़वाहट सुनकर उसने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। पहला, क्योंकि वह और आंटी जू एक ही गांव से थीं, और दूसरा, वह आंटी जू को अच्छी तरह समझती थी। उसके साथ बहस करना दीवार से बात करने जैसा था, व्यर्थ। खींचे जाने के बाद आंटी जू इतनी गुस्से में थी कि उनकी सांस फूलने लगी थी। उसे अपना गुस्सा दबाने में कुछ समय लगा। ये देखकर कि लियू गुइमेई न केवल उसकी मदद करने नहीं आया, बल्कि कुदाल चलाना जारी रखा, उसे और भी गुस्सा आया। उसके पास आकर घर में लगभग खाली पड़े अनाज के डिब्बे के बारे में सोचते हुए उसने यथासंभव ईमानदार दिखने की कोशिश की। लेकिन इस तरह के बयान देना उसके स्वभाव में था जैसे कि वे पूरी तरह से उचित थे। गुइमी, मेरे परिवार के पास अनाज खत्म होने वाला है, तुम मुझे अपनी दुकान से कुछ उधार क्यों नहीं दे देते? मैं इसे बाद में आपको लौटा दूंगा। गांव में पड़ोसी अक्सर एक दूसरे से अनाज उधार लेते थे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी और आमतौर पर हर कोई उधार देने को तैयार रहता था। लेकिन आंटी जू एक अपवाद थी, बिना चुकाए उधार लेने का एक उत्कृष्ट उदाहरण। उसने कभी नहीं कहा कि वह पैसे नहीं लौटाएगी, लेकिन जब भी अनाज बांटने की बात आती तो वह बहाने बनाती और कहती कि जब समय इतना कठिन नहीं होगा तो वह पैसे लौटा देगी। हमेशा कोई न कोई कारण होता था, लेकिन वह कभी अपना कर्ज नहीं चुकाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोग उसे अनाज उधार देने से कतराने लगे। क्योंकि लियू गुइमेई उसी गांव से थे और वे बचपन में साथ खेलते थे, इसलिए लियू गुइमेई के मन में उनके लिए हमेशा एक नर्म जगह थी। हालांकि वह जानती थी कि आंटी जू ऋण नहीं चुकाएंगी, फिर भी वह कभी कभी उन्हें थोड़ा अनाज उधार दे देती थी, खासकर जब वह देखती थी कि आंटी जू का परिवार वास्तव में बहुत संकट में है। लेकिन अब वह कुछ भी उधार नहीं देना चाहती थी, ये सोचकर कि उसकी भतीजी ने उसके परिवार के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था।
और जब उसने पैसा कमाया था तब भी उसने उनके बारे में कितना सोचा था। लियू बुइमेई ने उसे कोई अनाज उधार नहीं देने का निश्चय किया। उसने पहले भी आंटी जू को अफवाहें फैलाते हुए सुना था और उसने बहस नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि यह व्यर्थ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह नाराज नहीं थी। तो उसने बस इतना कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उधार नहीं देना चाहती, लेकिन हमारा सारा अनाज अब बूढ़ी मैडम जू के कमरे में रखा है, मैं यह फैसला नहीं कर सकती। तो फिर तुम चुपके से अंदर जाकर कुछ चुरा क्यों नहीं लेते? आंटी जू ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये सुनकर लियू बुइमेई के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे और उसने अपनी कुदाल नीचे रख दी। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? क्या आप नहीं जानते कि बूढ़ी मैडम जू किस तरह की व्यक्ति हैं? मैं चोरी नहीं करने जा रहा। पूर्ण विराम। यदि आप सचमुच अपना गुजारा नहीं कर सकते तो अनाज खरीदने के लिए अपने मुर्गी के अंडे बेच दीजिए, उसने जवाब दिया। गांव में बूढ़ी मैडम जू की प्रतिष्ठा यान कुइहुआ से भी अधिक प्रबल थी, लेकिन यान के विपरीत बूढ़ी मैडम जू को तमाशा खड़ा करने की प्रवृत्ति के बजाय उनकी कठोरता के लिए जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार किसी ने उनकी बेटी को धमकाने की कोशिश की तो बूढ़ी मैडम जू रसोई का चाकू लेकर उनके घर में घुस आई और लगभग उन्हें काट ही डाला। लियू बुइमी ने अब आंटी जू की परवाह नहीं की और दूसरी दिशा में मुड़ गया। आंटी जू ने झुंझलाहट में थूक दिया। गांव में शायद ही कोई रहस्य था और वह घटना जिसमें आंटी जू खेतों में लगभग झगड़ने लगी थी, जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई जानता था कि आंटी जू ने उनकी प्यारी बच्ची नियान को बदनाम किया था। बूढ़ी मैडम जू यान कुइहुआ के घर में उस समय घुस आई जब यान कुइहुआ आंटी जू से हिसाब बराबर करने के लिए बाहर जाने ही वाला था। उग्र बूढ़ी मैडम जू को दौड़ते हुए आते देख यान कुइहुआ उत्तेजित होकर उनके पास गया। माँ, आप यहाँ क्यों आईं? बूढ़ी मैडम जू, जो जू इरहोन के घर से बिना सांस लिए ही आई थीं, ने यान कुइहुआ को हाथ में छड़ी लिए देखा और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, मैं तुम पर नजर रखने आई थी, मुझे डर था कि तुम कोई जल्दबाजी न कर बैठो। यान कुइहुआ की छाती इस थप्पड़ से कांप उठी और उसने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, ये तो बहुत जोर से किया गया। आखिर यहाँ कौन था जो इतना आवेगी था? बूढ़ी मैडम जू ने भी जूनेनियन के जिन्यू के साथ भाग जाने के बारे में सुना था और उसने यान कुइहुआ का कान पकड़ लिया। अरे बेवकूफ़, ये बताओ कि क्या गांव वाले सच कह रहे हैं? क्या आपने सचमुच हमारी बेबी नियान को सामान पैक करके जिन्यू के परिवार के साथ रहने की अनुमति दे दी है? उसने पूछा। आह माँ, ये दर्द करता है, दर्द करता है, दर्द करता है, यान कुइहुआ ने विरोध किया। मुझे सच बताओ, बूढ़ी मैडम जू ने सख्ती से आदेश दिया और उसकी पकड़ छोड़ दी। यान कुइहुआ का मोटा शरीर कांपने लगा, उसने अपने कान ढक लिए, ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। उसने बूढ़ी मैडम जू को जूनेनियन द्वारा शहर में दुकान खोलने के बारे में सब कुछ बताया। पूरी कहानी जानने के बाद बूढ़ी मैडम जू को अंततः राहत मिली। वह सचमुच चिंतित थी कि उसकी प्यारी बच्ची नियान उस लड़के जिन्यू के साथ रहने चली गई है। यद्यपि उनकी सगाई हो चुकी थी और उनका रिश्ता पक्का हो चुका था, फिर भी एक लड़की शादी से पहले अपने मंगेतर के घर पर नहीं रह सकती थी। अगर लोगों को पता चल गया तो वे क्या कहेंगे? इससे उसके सबसे बड़े प्यारे बच्चे की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हमें गांव वालों के साथ इस बारे में स्पष्टीकरण करना होगा, बूढ़ी मैडम जू ने फैसला किया और अभी आंटी जू से भिड़ने का निर्णय नहीं लिया। यान कुइहुआ को यह सुनकर सच्चाई का एहसास हुआ। माँ ने सब कुछ सोचा है, बेबी नियान की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरों को ये सोचने नहीं दे सकते कि बेबी नियान वास्तव में जिन्यू के साथ रह रही है। हालांकि वह बहुत चाहती थी कि ऐसा ही हो। यान कुइहुआ ने एक छड़ी पकड़ी और बाहर जाने ही वाला था कि बूढ़ी औरत ने उसे पीछे खींच लिया। तुम इस तरह बाहर जा रहे हो? तो फिर मैं कैसे जाऊं? यान कुइहुआ को तब तक समझ नहीं आया जब तक कि बूढ़ी महिला ने नाराज होकर उसे फिर से थप्पड़ नहीं मारा, एक ऐसा जोरदार झटका जिससे यान कुइहुआ का मुंह एक तरफ मुड़ गया। 10 मिनट के बाद बूढ़ी महिला और यान कुइहुआ ने जूनेनियन द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े पहने और बाहर निकलते समय वे चमकदार और शानदार दिख रहे थे। रास्ते में उन्हें जिज्ञासु ग्रामीण मिले जो उनसे पूछ रहे थे कि वे इतनी अच्छी गुणवत्ता वाले नए कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हैं, तथा बता रहे थे कि कपड़ा कितना आरामदायक है। जब पूछा गया तो यान कुइहुआ और बूढ़ी महिला ने विनम्रता का दिखावा किया, फिर भी पूरे गर्व के साथ उन्होंने दावा किया, अरे क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बेबी नियान ने व्यवसाय से पैसा कमाया है? आज हम एक स्टोर खोलने के लिए काउंटी शहर भी जा रहे हैं और उसने हम बुजुर्गों के लिए कुछ कपड़े बनाए हैं। गांव वालों को अचानक समझ आ गया, इसलिए जूनेनियन अपने प्रेमी के परिवार के साथ न रहकर काउंटी शहर में एक दुकान खोल रही थी। कुछ लोग ईर्ष्या से लाल होकर पूछने लगे, कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं, इनकी कीमत कितनी होगी? यान कुइहुआ और बूढ़ी महिला ने एक साथ कहा, अरे इनकी कीमत ज्यादा नहीं है, बस लगभग $10 प्रति पीस। गांव वाले हैरान रह गए, इतना महंगा? यान कुइहुआ ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, इसमें महंगा क्या है, हमारा नेनियन इसे सिर्फ एक दिन में वापस कमा लेता है। हे भगवान, इसे एक ही दिन में वापस कमाने के लिए वे कितने धनी होंगे।
गांव वालों को बहुत ईर्ष्या हुई और यान कुई हुआ और बूढ़ी महिला गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते रहे। आंटी जू ने भी बढ़िया कपड़े देखे और खट्टेपन के कारण उनके कुछ दांत लगभग टूट गए। रास्ते में यान कुई हुआ ने न केवल अपनी स्वर्णिम शक्ति की क्षमताओं का प्रदर्शन किया बल्कि राजनीतिक सबक भी दिए। उन्होंने ये सिद्धांत फैलाया कि बेटे धन गंवाने वाले होते हैं जबकि बेटियां सबके लिए सोने की वस्तु होती हैं। ग्रामीण इलाकों में बेटे ही धन का ताला होते हैं और बेटियों को वित्तीय घाटा माना जाता है। यान कुई हुआ की बातें सुनकर यद्यपि ग्रामीणों की बेटों के प्रति पसंद में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उन्हें बेटियों के महत्व का एहसास हुआ। ये सोचकर कि अगर उनकी क्षमता बढ़ गई तो वे अपनी बेटियों को भी अवश्य पढ़ाएंगे ताकि वे खूब पैसा कमा सकें और अपना भरण पोषण अच्छी तरह कर सकें। जू नेनियन को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि गांव में ऐसा तूफान इसलिए आया क्योंकि वह और जिनयू अपना सामान लेने के लिए वापस आए थे। वह उस जगह की सफाई में व्यस्त थी जहां जिनयू ने उसे रहने दिया था। घर बहुत बड़ा था, इसलिए जू नेनियन को सबसे पहले उस कमरे की सफाई करनी पड़ी जिसमें वह रहती थी। घर को बाईं और दाईं ओर के हॉल में विभाजित किया गया था। दोनों ओर एक ही लेआउट था, जैसे कि दो बड़े कमरे एक साथ जुड़े हुए हों। बीच में एक विशेष रूप से बड़ा हॉल था। वह बाईं ओर दूसरे बेडरूम में रह रही थी और मास्टर बेडरूम को यान कुई हुआ और जू दावेई के लिए छोड़ने का इरादा रखती थी। चूंकि जू नेनियन अपने कमरे की सफाई में व्यस्त थी, इसलिए उसके पास जिनयू पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह चुपके से उसके बगल वाले कमरे की सफाई कर रहा था। जब तक उसने सफाई पूरी की तब तक अंधेरा हो चुका था और उसका पेट गुर्रा रहा था। आह, मुझे बहुत भूख लगी है। बिछे हुए बिस्तर पर लेटी हुई जू नेनियन ने दयनीय भाव से अपना पेट पकड़ा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो बाहर आकर कुछ खा लो। अचानक उसके ऊपर से गहरी आवाज आए और जू नेनियन की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि जिनयू उसके ऊपर मंडरा रहा है। वह बिस्तर पर लेट गई, उसके पैर जमीन पर थे और जिनयू उसके सामने खड़ा था और बोलने के लिए नीचे झुका हुआ था। जू नेनियन ने पलकें झपकाईं। जिनयू का चेहरा लगभग उसके चेहरे से सटा हुआ था, मुश्किल से एक मुट्ठी की दूरी पर। अचानक आए आवाज ने जू नेनियन को चौंका दिया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक बड़ा सा चेहरा था। वह घबरा गई, उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से उड़ गई और सहज रूप से आह कहकर उसने अपना हाथ तेजी से पटक दिया। जिनयू ने उसकी पतली कलाई पकड़ी और उसे ऊपर खींचते हुए गंभीरता से कहा, इस बार तुमने कोई गलती नहीं की, इसलिए तुम्हें चोट नहीं लगेगी। शू नेनियन का चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने अपनी कलाई उसकी पकड़ से खींच ली और चुपके से अपने हाथ पीछे कर लिए। उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, यह एक प्रतिक्रिया थी। उसने जिनयू को फिर से थप्पड़ मारने ही वाली थी और जू नेनियन बहुत शर्मिंदा हुई। वह पहले की तरह अपनी बात कहने में असमर्थ हो गई। आखिरकार अतीत में हमेशा वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले गलतियां की थीं। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गईं? जू नेनियन ने शर्मिंदा होकर अपना कान खुजलाया। उसके गोरे कान के सिरे हल्के लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इस बुरी आदत को बदलना होगा। हालांकि उसका अचानक उसके इतने करीब आना ठीक नहीं था, लेकिन इसके लिए उसे थप्पड़ मारने की जरूरत भी नहीं थी। जिनयू ने अपनी शर्मिंदगी को समझते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने कहा, मैं वापस जाने की योजना नहीं बना रहा हूं। जू नेनियन हक्की बक्की रह गई। उसने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी गीली आंखें झपक रही थीं। तुम वापस नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं इसकी योजना नहीं बना रहा हूं। मैं यहीं रहूंगा। मैंने बगल वाला कमरा साफ कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जू नेनियन थोड़ा स्तब्ध थी और उसे बाद में इसका एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका लंबे समय से गायब गुस्सा बढ़ गया था। आपका क्या मतलब है? क्या ये जगह मेरे रहने के लिए नहीं थी? उसने अपने गाल फुला लिए और उसे घूरने लगी। उसकी बादाम के आकार की आंखें चौड़ी और गोल थीं, काले अगेट के पॉलिश किए हुए टुकड़े की तरह पानी से भरी हुई थीं, और क्योंकि वह उसे घूर रही थी, उसकी पतली गोरी गर्दन तनावग्रस्त हो गई जब उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। जैसे ही जिनयू ने नीचे देखा, उसकी निगाह स्वाभाविक रूप से उसकी गर्दन की सफ़ेदी पर चली गई। उसकी सफ़ेद शर्ट के ऊपर से बटन खुले हुए थे, जिससे नीचे सफ़ेद रंग के 2 धब्बे दिखाई दे रहे थे। फिर से थप्पड़ खाने की इच्छा न रखते हुए जिनयू ने जल्दी से अपनी नज़र किसी और चीज़ पर डाल ली। क्या ये तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं देता? अपनी नज़रें हटाने के लिए जिनयू ने अपनी ठुड्डी उठाए और 45 डिग्री के कोण पर छत की ओर देखने लगा। गलती से घमंडी भाव धारण करते हुए जू नेनियन अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन आपने तो यह नहीं कहा था कि आप भी यहीं रहेंगी? जिनयू ने आह की आवाज़ निकाली। मैंने भी यहाँ रहने की योजना नहीं बनाई थी, ये तुम्हारी माँ का विचार था। क्या? ये सुनकर कि यह यान कुई हुआ का विचार था, जू नेनियन का फूला हुआ चेहरा सुई चुभोए गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। मेरी माँ का विचार? जू नेनियन आश्चर्यचकित थी। यान कुई हुआ ने वास्तव में उससे इसका उल्लेख किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यान कुई हुआ वास्तव में जिनयू को बताएगा। हे भगवान, उसकी माँ ने सचमुच आगे बढ़कर जिनयू से ऐसी बातें कह दीं।
क्या तुमने पहले कार में नहीं कहा था कि मेरी माँ ने तुमसे मेरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है? जू नैनियन ने याद किया कि जब वह अपने घर से गाड़ी चलाकर आ रही थी तब उन्होंने उनसे ये प्रश्न पूछा था। जिन्यू शांत और स्थिर था, उसने जानबूझकर अपना सिर नीचे झुकाते हुए अधीरता का भाव दिखाया। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम जहाँ रहते हो वह जगह बहुत बड़ी है, ये 2 भाई बहनों के लिए सुरक्षित नहीं है। उसने मुझसे तुम पर नज़र रखने को कहा। मैंने तुम्हारी माँ से पहले ही वादा कर दिया है। तुम्हें पता है कि तुम कैसी दिखती हो, अगर सचमुच कुछ हुआ तो तुम्हारी माँ मुझे जिम्मेदार ठहराएगी। तो फिर मुझे उसे क्या देना चाहिए? जब वह घर पर सामान पैक कर रही थी तो यांग कुइहुआ ने पूछा था कि जू जेकियांग कहाँ है। जू नैनियन ने उसे बताया कि वह काउंटी में दुकानें ढूंढने में व्यस्त था और इसीलिए उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ। इसके अलावा उसे चिंता से बचाने के लिए उसने अपने माथे पर निशान दिखाने की भी हिम्मत नहीं की, उसे अपने बालों से ढक लिया। यांग कुइहुआ को सबसे ज़्यादा चिंता अपनी सुरक्षा की थी। उसके लिए जिनयू को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपना असंभव नहीं था। लेकिन अगर आप यहाँ रहते हैं तो यह मेरे लिए असुविधाजनक है। जू नैनियन ने अपना चेहरा फुला लिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी माँ को नहीं पता कि आप मेरे साथ रहते हैं या नहीं। पहले तुम वापस जाओ और बाद में मैं अपनी माँ को बता दूंगा कि तुम पास में ही रहते हो। जिनयू को पता चल गया कि जू नैनियन वास्तव में उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, यहाँ तक कि अलग कमरे में भी नहीं। इस विचार से उसकी छाती में अचानक एक गांठ सी महसूस हुई। चिढ़कर जिनयू ने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या होगा अगर बाद में कुछ हुआ और तुम्हारी माँ ने मुझे जिम्मेदार ठहराया? मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जू नैनियन को सिरदर्द होने लगा। लेकिन आप मेरे साथ एक ही घर में नहीं रह सकते, लोग क्या सोचेंगे? हमने आधिकारिक तौर पर सगाई भी नहीं की है। क्या सगाई मानी गई है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? वह कौन थी? ये जानते हुए भी वह उसे कैसे जाने दे सकता था? लेकिन वह ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण ढंग से तो नहीं कहेंगे। उसके गुस्से को देखते हुए अगर उसे पता चल जाता कि वह क्या करने वाला है तो वह निश्चित रूप से उसी समय सगाई रद्द कर देती। जिनयू ने इसके बारे में सोचा और उसके चरित्र को देखते हुए जबरदस्ती अपनी बात पर अड़े रहना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। उसे परेशान करने और उसे अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करने से भी अधिक समस्या होगी। कुछ सोचने के बाद जिनयू ने कहा, चिंता मत करो, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। अब आपके लिए अकेले रहना सचमुच सुरक्षित नहीं है। जब आपके भाई को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और वह यहाँ आ जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें आत्मरक्षा की तकनीकें सिखा सकता हूँ। जू नैनियन देख सकती थी कि जिनयू स्पष्ट रूप से अधीर थी, जिससे उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। वह वास्तव में इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकती थी। यदि उसकी माँ के स्पष्ट निर्देश न होते तो वह इस तरह से व्यवहार नहीं कर रहा होता। उसे वास्तव में यह बात परेशान करने वाली लगी। उसके ऐसा कहने के बाद यदि जू नैनियन ने फिर से इनकार कर दिया तो ये बहुत बेईमानी प्रतीत होगी। ठीक है, धन्यवाद। जिनयू का चेहरा शांत और उदासीन रहा। हम चलो रात के खाने के लिए बाहर चलते हैं। मैं 2 हिस्से खाना लेकर आया। ठीक उसी समय जू नैनियन के पेट से गुरगुर जैसी आवाज आई। जिनयू ने नज़र घुमाई और जू नैनियन ने जल्दी से अपना पेट ढक लिया, एक शर्मिंदा लेकिन विनम्र मुस्कान प्रकट करते हुए। था धन्यवाद। ऐसा कहकर जिनयू को जवाब देने का मौका दिए बिना उसने अपना पेट पकड़ा और बाहर भाग गई। उसे खरगोश से भी तेज दौड़ते देख जिनयू के आमतौर पर कठोर चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि मेढक को धीरे धीरे उबालते समय वह हमेशा गर्म पानी का उपयोग नहीं कर सकता था। कभी कभी उसे थोड़ा झटका देने के लिए मिर्च वाले पानी का उपयोग करना पड़ता था। रात के खाने के बाद वे सभी अपने कमरे में लौट आए और जू नैनियन को एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। उसके पास कोई कंबल नहीं था, वह केवल एक चादर और डुबेट कवर लेकर आई थी। बिस्तर पर केवल पुआल की चटाई के साथ वह एक चादर से काम चला सकती थी, लेकिन कंबल के बारे में क्या? नानचेंग में दिन चाहे कितने भी गर्म क्यों न हो, रातें हमेशा ठंडी रहती थीं। वह रात भर जम सकती है। इससे पहले कि वह इस विचार पर विचार कर पाती, दरवाजे पर दस्तक हुई। जू नैनियन ने सोचा कि जिनयू के पास भी कंबल नहीं होगा और वह उसे वापस कंबल लाने के लिए ले जाने वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके चेहरे पर एक मुलायम कंबल डाल दिया गया। जिनयू 2 कंबल पकड़े हुए अंदर आया और जू नैनियन उसके लिए जगह बनाने के लिए पीछे हट गया। तुम्हें ये कंबल कहाँ से मिले? जू नैनियन आश्चर्यचकित था। यहाँ एक कमरे से, जिनयू ने संक्षेप में कहा, उसके बिस्तर पर कंबल डालते हुए और उसके लिए बिस्तर बनाने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। हवेली के आकार और उसकी स्पष्ट आयु को देखते हुए जू नैनियन अपने पिछले जीवन में देखी गई डरावनी फिल्मों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। वे कहते हैं कि बड़े भवनों में हमेशा कुछ अशुद्ध चीजें रहती हैं। कमरे को हवादार करने के लिए जू नैनियन ने सभी खिड़कियां खोल दी थीं। तभी एक ठंडी हवा अंदर आई जिससे उसकी गर्दन ठंडी हो गई।
ये याद करते हुए कि खिड़कियां अभी भी खुली थीं, जू नेनियन कांप उठी जब वह उन्हें बंद करने गई, और ऐसा करते हुए उसने पूछा, ये पहले इसके पूर्व मालिक का था, है न? उसने कांपते हुए पूछा। अनजाने में ही उसे एक डरावनी उपन्यास याद आ गया। उसकी बात सुनकर जिनयू ने सकारात्मक स्वर में कहा, हम। जैसे ही उसने बिस्तर बनाना समाप्त किया और उसे खिड़की तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते देखा, जिनयू उसके पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे इससे पहले कि जिनयू करीब कहना समाप्त कर पाता, जू नेनियन ने एक ऐसी चीख मारी जो इतनी चौंकाने वाली थी कि मुर्दे जाग गए। जिनयू इस हद तक चौंक गया कि उसके हाथ कांपने लगे। शू नेनियन पहले तो डर के मारे खिड़की बंद कर रही थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पीछे से उसके कंधे पर थपथपाएगा। जिनयू उससे पूछना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन जब जू नेनियन ने मुड़कर देखा कि वह वही था, तो वह अचानक उस पर झपटी और कुआ की तरह उससे चिपक गई। खुशी इतनी अप्रत्याशित रूप से आई कि जिनयू थोड़ा प्यासा और हौंफने लगा। यह न जानते हुए कि अपने हाथ कहाँ रखे, जिनयू ने उन्हें उठाया और उसके कंधों से धक्का देने का इरादा किया। अप्रत्याशित रूप से तभी जू नेनियन सीधी खड़ी हुई और उसने अपना सिर उठाया। उसकी चमकदार आंखों से मिलते ही जिनयू ने महसूस किया कि उसकी नाक गर्म हो गई है और उसके नथुनों से गर्म तरल पदार्थ की एक धार बह रही है। जू नेनियन तुरंत उससे कूद गया। जिनयू ने पहले ही उसे नीचे उतारने का इरादा कर लिया था, उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था, लेकिन जब जू नेनियन अचानक से उछल पड़ी, ये सोचकर कि वह गिर सकती है, तो उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन अनजाने में वह दूर चली गई और उसके हाथ में केवल उसके कपड़े ही रह गए। तब जिनयू की आंखें चौड़ी हो गईं। अगले ही पल उसके कान के पास एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। जिनयू, तुम बहुत ज्यादा हो। अंततः होश में आकर जिनयू ने निराशा से भरे चेहरे के साथ आसमान की ओर देखा। उसकी नाक से खून बह रहा था। अगर मैं कहूं कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? वह तो बस सहज प्रवृत्ति से प्रेरित था, और उसके हाथ में जो कपड़े थे वे उसकी शिकायत बयां कर रहे थे। वास्तव में उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। जू नेनियन, जिसने उसे थप्पड़ मारा था, उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। धिक्कार है। जिनयू, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं पागल हो रहा हूं। बाहर निकलो। जू नेनियन शर्म से मुंह मोड़ लिया, जबकि जिनयू ने अपने होश में आते हुए अपने मन में घूम रही सुंदर छवियों को खारिज कर दिया और जल्दी से खुद को समझाने की कोशिश की। तुम ही थे जो सबसे पहले मुझ पर कूदे थे। जैसे ही उसने ये कहा, जिनयू ने लगभग खुद को थप्पड़ मार लिया। अरे, बेहतर होगा कि मैं कुछ भी न समझाऊं। निश्चित रूप से शू नेनियन शर्मिंदगी से क्रोधित होकर उस पर गुर्राया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं डर गया था। भले ही यह मेरी गलती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने किए को याद करके जू नेनियन का सुंदर चेहरा गुलाबी हो गया। उसकी आंखें नम थीं, वह क्रोध से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखों से जिनयू को घूर रही थी। उसकी दयनीय आकर्षक निगाहों ने जिनयू को पूरी तरह से कठोर बना दिया। बर्बाद हो गया, वह लकवाग्रस्त हो गया। यह महिला सचमुच जहरीली थी। उसकी एक ही नज़र से वह घबरा जाता था। यदि यह पहले हुआ होता तो जिनयू ने निश्चित रूप से कहा होता, यदि आप मुझ पर नहीं कूदते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब जिनयू ने अपने जलते हुए गाल को सहलाया और विनम्रतापूर्वक धीमी आवाज में समझाया, मैं तुम्हें दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक कूद जाओगे। मुझे लगा कि तुम गिरने वाले हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अचानक पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ लूंगा। अंततः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके कपड़े बहुत ढीले थे। उसकी आवाज़ में घायल मासूमियत की झलक थी। उसके दुखी और गंभीर चेहरे को देखकर जू नेनियन ने सोचा कि उसने उसके साथ फिर से गलत किया है, लेकिन अगले ही पल उसे अचानक कुछ गड़बड़ याद आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। जू नेनियन ने उसकी ओर देखे बिना मुंह फेर लिया। भले ही तुमने गलती से मेरे कपड़े फाड़ दिए हों, तुम पूरे समय मुझे क्यों घूर रहे थे? उसकी आवाज़ मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी, फिर भी जिनयू ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। बेशक वह ये नहीं कह सकता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी दिखती थी। वह केवल दयनीय व्यवहार करके सहानुभूति कार्ड खेल सकता था। इसलिए उसने अपनी नाक पोंछने के लिए अपने हाथ का पिछला हिस्सा उठाया। नीचे देखा तो पाया कि हाथ बलगम से नहीं बल्कि खून से सना हुआ था। ये देखकर कि जू नेनियन ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया है, जिन लैंगो ने हताश होकर उसकी नाक के नीचे से खून को उसके मुंह के कोनों पर लगा दिया, जिससे ऐसा दयनीय चेहरा बना कि मानो उसने उसे इतनी जोर से मारा हो कि खून निकल आया हो। और प्रभाव को और बढ़ाने के लिए उसने अपनी नाक भींच ली, जिससे उसके कपड़ों पर खून की कुछ और बूंदें गिर गईं। खुद को तैयार करने के बाद जिनयू ने बिना किसी जल्दबाजी के नाराजगी भरी आवाज में कहा, यह एक दुर्घटना थी। अचानक इस स्थिति का सामना करते हुए मैं स्तब्ध रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने सचमुच नहीं देखा। अंतिम स्पर्श के रूप में उन्होंने कहा, और अगर मैंने ऐसा किया भी तो वह एक अवचेतन प्रतिक्रिया होगी, जैसे आप हमेशा बिना सोचे समझे मुझे थप्पड़ मार देते हैं।
उसके सामने जू नेनियन ने उसकी उदास व्याख्या सुनी, अपना मुंह खोला, अंततः अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और देखा कि उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी नाक और मुंह के कोनों पर खून लगा था, जिसे देखकर वह सचमुच घबरा गई। क्या आप ठीक हैं? ये सोचकर कि उसके नाक और मुंह से निकला सारा खून उसके थप्पड़ का नतीजा था, उसने पिछली बात पर सोचना छोड़ दिया और जल्दी से उसे बिस्तर पर बैठाने में मदद की। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर जिनयू ने पहले उसे कपड़े दिए, फिर अपनी उंगलियों से अपनी कनपटी को रगड़ना शुरू कर दिया और कमजोरी से कहा, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे कानों में आवाज आ रही है, मेरी दृष्टि धुंधली हो रही है। अंत में उन्होंने कहा, और मेरा चेहरा सचमुच दर्द कर रहा है। जू नेनियन ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। के बाद जू नेनियन को लगा कि उसका अधिकांश गुस्सा गायब हो गया है, और जब उसने उसे चक्कर आना, दृष्टि धुंधली होना और टिनिटस का जिक्र करते सुना तो उसका गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। शिकायत से भरा अंतिम वाक्य, मेरा चेहरा बहुत दुख रहा है, ने जू नेनियन के अपराध बोध को तुरंत बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर अत्यधिक खून देखकर और ये तथ्य कि उसके नथुनों से अभी भी खून बह रहा था, जू नेनियन को अत्यधिक अपराधबोध महसूस हुआ। मैं इसे आपके लिए साफ कर दूंगा। उसने अलमारी से रुमाल उठाया और उसका चेहरा पोंछने लगी। जिनयू ने जू नेनियन को अपना चेहरा साफ करने दिया और उसे बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए ऊपर देखा। खून पोंछने के लिए जू नेनियन को बहुत करीब झुकना पड़ा। जिनयू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, एक हल्की सी खुशबू उसके नथुनों में भर गई और उससे आ रही सुखद खुशबू से उसकी आंखें अंधेरी हो गईं, जबकि उसके हाथ घुटनों पर मुट्ठी में बंध गए। जैसे ही उसने उसके चेहरे से खून साफ किया, जू नेनियन ने देखा कि उसके नथुनों से फिर से खून बह रहा था। अरे नहीं, फिर से खून क्यों निकल रहा है? जू नेनियन का अपराधबोध अपने चरम पर पहुंच गया। वह अपने हाथ पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकी। एक हाथ से अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहारा देते हुए जू नेनियन की आवाज नर्म और कोमल हो गई। तुम्हें अभी अपना सिर पीछे झुका लेना चाहिए। जिनयू ने सहयोग किया, अपना सिर पीछे झुकाया और अपनी गर्दन उसके हाथ पर टिका दी। उसकी उंगलियां पतली, मुलायम और छूने में ठंडी थीं, बहुत आरामदायक। दुर्भाग्यवश उसने उसे इस उपचार का आनंद ज्यादा देर तक नहीं लेने दिया। फिर उसने कहा, इस स्थिति को स्थिर रखो, मैं पानी लाने जा रही हूं। उसे जवाब देने का मौका दिए बिना उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और बाहर भाग गई। जिनयू ने आंखें सिकुड़ी, उसके होठों पर प्रसन्नता की एक रेखा बन गई। कुछ ही देर में जू नेनियन अपने हाथों में बेसिन लेकर वापस आ गई। जब जिनयू की नज़र उस परिचित बेसिन पर पड़ी तो उसका चेहरा हरा हो गया। बेसिन ठंडे पानी से भरा था और जू नेनियन ने रुमाल को उसमें भिगोया, निचोड़ा और उठा लिया। आओ, मैं तुम्हें साफ कर दूं, तुम्हारे चेहरे पर अभी भी खून है। जिनयू का चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था क्योंकि उसकी नज़र उसके हाथ में रुमाल और फर्श पर रखे बेसिन के बीच घूम रही थी। ये बेसिन तुम्हें कहाँ से मिला? जू न्यानियान ने जिनयू को विरोध नहीं करने दिया। उसने एक हाथ से उसकी गर्दन को सहारा दिया और रुमाल से उसका चेहरा पोंछा। पहुंचते हुए उसने जिनयू को बताया, मुझे ये पश्चिमी घर के मुख्य शयनकक्ष में मिला। बिस्तर के नीचे। जिनयू ने घबराकर पूछा। जू नेनियन ने सिर हिलाया, ये सही है। जिनयू ने अचानक रुमाल नीचे खींच लिया और शिकायत भरे चेहरे से जू नेनियन की ओर देखा। क्या गलत? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? जू नेनियन हैरान रह गया। उसने उससे रुमाल वापस छीन लिया और बेसिन से पानी जिनयू के माथे पर छिड़क दिया। जिनयू ने सहयोग करने से इनकार करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। जू नेनियन हैरान था, तुम्हें क्या हुआ है? कई बार हिचकिचाने के बाद जिनयू ने जू नेनियन के अभी भी टपकते हाथ को देखा और बोलना बंद कर दिया। अगर आपके पास कहने को कुछ है तो कह दीजिए। जिनयू की नाक से फिर से खून बहने लगा और जैसे ही जू नेनियन बोल रही थी, उसने रुमाल से उसे पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जिनयू ने बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली। जिनयू बहुत मजबूत था और उसकी पकड़ ने जू नेनियन को आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि जिनयू ने उसे कोई दर्द महसूस नहीं होने दिया, केवल उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? चूंकि वह दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए जू नेनियन उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसने उसके सहयोग की कमी की उम्मीद नहीं की थी। फर्श पर रखे बेसिन पर नजर डालते हुए जिनयू की गहरी आंखें कई बार चमकी, इससे पहले कि वह अंततः रुमाल से जू नेनियन का हाथ हटाने के लिए खुद को तैयार कर लेता। उसके कानों के सिरे हल्के गुलाबी रंग के हो गए। जिनयू की अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट रूप से शर्मीली थी कि जू नेनियन के लिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उसने अविश्वास से कहा, तुम किस बात से शर्मा रहे हो? वह चीजों को गलत तो नहीं देख रही होगी, है न? वह सख्त आदमी वास्तव में शर्मीला था। जिनयू ने कई बार उसकी ओर देखा और उसके अविश्वास को देखकर वह मच्छर जैसी पतली आवाज में बोला, यह मेरे बचपन का पॉटी है। जू नेनियन ने अपनी आंखें झपकाईं, उसकी सुंदर बादाम के आकार की आंखें अविश्वास में धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। उसे संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है, क्योंकि जिनयू की आवाज इतनी धीमी थी कि उसे यकीन नहीं था कि उसने सही सुना है या नहीं।
उसने यंत्रवत दोहराया, आपका चैम्बर पॉट। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह मूर्खतापूर्वक जिन्यू को घूरने लगी। वह ऐसे फूल गया जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रखा गया हो। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई और उसने जोर देकर कहा, जब मैं बच्चा था तब से। जू नैनियन, तो ये वास्तव में एक चैम्बर पॉट था, चाहे वह उसके बचपन का हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार यह उसका था। और उसने अभी अभी उसमें अपने हाथ धोए थे। ये सोचकर कि यह जिन्यू के बचपन का चैम्बर पॉट था, जू नैनियन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इस समय जिन्यू का चेहरा बंदर के नितंब के रंग का हो गया था। शू नैनियन को शुरू में घृणा हुई, लेकिन जिन्यू के लाल और पीले सुंदर चेहरे को देखकर उसे अचानक याद आया कि उसने कुछ ही क्षण पहले उसका चेहरा पोंछने के लिए इस बर्तन के पानी का इस्तेमाल किया था। वह शायद पहले तो इतना सदमे में था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे सीधे उस पर पोंछ दिया। अपने दिल में संतुलन महसूस करते हुए जू नैनियन ने एक परफेक्ट कहा और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और झुकते हुए बोली, माफ़ करना, माफ़ करना। जिन्यू लाल चेहरे के साथ बर्तन को झुंझलाहट के साथ ले गया। उसकी पीछे हत्ती हुई पीठ किसी हार से भागते हुए व्यक्ति के समान थी। जू नैनियन जिन्यू का निराश रूप देखकर बहुत खुश हुई, इतनी कि वह बिस्तर पर लौटने लगी। जिन्यू ने कपास से जो बिस्तर बनाया था वह बहुत नर्म और आरामदायक था। जू नैनियन को तब याद आया कि वह अचानक जिन्यू पर क्यों कूद पड़ी थी। ये सब उसके द्वारा की गई इस बेतुकी बात के कारण हुआ कि यह संपत्ति उसके पिछले मालिक की है। वह बस इतना कह सकता था कि यह उसके परिवार की है। इससे वह चीज़ों के बारे में अधिक सोचने लगी, लेकिन उसने खुद को भी दोषी ठहराया, क्योंकि जिन्यू ने उसे घर दिखाते समय पहले ही बता दिया था कि यह घर उसके दादा ने उसे छोड़ा था। जिन्यू की खून से सनी नाक और उसके मुंह के कोने के बारे में सोचकर जू नैनियन को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी तरह से आत्मा आलोचना में लिप्त हो पाती, जिन्यू ने दरवाजा खोला और फिर से अंदर प्रवेश किया। दरवाजे की चरमराहट सुनकर जू नैनियन तुरंत बिस्तर से उठ बैठी। जिन्यू दरवाजे पर खड़ा था। तुमने दस्तक क्यों नहीं दी? जिन्यू ने उसे एक नज़र देखा। उसके सुंदर चेहरे पर तनाव था, उसकी गड़ी हुई रेखाएं चिकनी लेकिन सख्त थीं। अब पहले वाली शर्म नहीं दिख रही थी। दरवाजा बंद नहीं था, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जू नैनियन ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें अभी भी दस्तक देनी चाहिए। मैं अगली बार दस्तक दूंगा। ठीक है। जू नैनियन ने उसके साथ बहस करने की योजना नहीं बनाई थी। अनुभव ने उसे सिखाया था कि जिन्यू के साथ बहुत अधिक सौदेबाजी करना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? जू नैनियन ने कंबल का एक कोना पकड़े हुए अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें उसकी ओर झपक रही थीं। इससे पहले सफाई को आसान बनाने के लिए उसने अपने बालों को ऊंची चोटी में बांध लिया था, जो भविष्य का एक आम हेयर स्टाइल था। बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कने से उसके बाल बिखर गए थे, जो अब बिखरे हुए लग रहे थे, फिर भी उनमें एक आलसी महिला का आकर्षण था। इसके अलावा उसकी शर्ट के बटन तीसरे बटन तक खुले हुए थे और कॉलर का एक हिस्सा उसकी बांह तक खिसक गया था, जिससे उसके गोल गोरे कंधे और आकर्षक कॉलरबोन्स दिखाई दे रहे थे। जिन्यू की आंखें सीधी हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द ने उसे याद दिलाया कि वह ज़्यादा ध्यान केंद्रित न करे। वह अभी तक उस मुख्य कारण को नहीं भूला था जिसके लिए वह वापस आया था। क्या मैं आपसे कुछ चर्चा कर सकता हूँ? जरूर, आगे बढ़ो। उसके चेहरे के सूजे हुए हिस्से ने शू नैनियन को 10 मिनट पहले की उसकी हरकतों की याद दिला दी, और अपराध बोध के कारण उसने विशेष रूप से सौम्य स्वर में बात की, तथा उसके चेहरे पर दया का भाव था। दृश्य प्रभाव और उसकी मोहक आवाज ने जिन्यू को काफी नुकसान पहुंचाया। जिन्यू को लगा कि उसके द्वारा इतनी मेहनत से बनाई गई दीवारें उसके एक इशारे से ढह गई हैं। लानत है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस बार जू नैनियन को उसकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि दरवाजे और बिस्तर के बीच की दूरी 2 मीटर से अधिक थी। उसे आंखें बंद करते, भौहें चढ़ाते और सिर हिलाते देखकर उसने सोचा कि उसे फिर से चक्कर आ रहा है और मतली आ रही है, और जल्दी से बिस्तर से उठकर उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। अरे, क्या तुम ठीक हो? जिन्यू ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने खुले कंधे पर कमजोरी से झुककर बिना आवाज किए गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, हाँ, अब और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। जिन्यू ने अपना पूरा शरीर जू नैनियन के खिलाफ झुका दिया। उसका लंबा फ्रेम अजीब तरह से झुका हुआ था, उसका चेहरा उसके उजागर कंधे के खिलाफ दबाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा हो। जू नैनियन ने बेबसी और शर्मिंदगी के मिश्रण के साथ उसे सहारा दिया। जिन्यू, क्या तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो? उसके चेहरे में दबे हुए जिन्यू ने उसके खिलाफ रगड़ा और अपना सिर उठाने का प्रयास करते हुए धीरे से बोला, मैं कर सकता हूँ। तभी अचानक उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया। डरी हुई जू नैनियन ने अपने कपड़े ठीक से ठीक किए बिना ही उसे जल्दी से संभाला। इसे भूल जाओ। उसे बिस्तर पर लेटने में मदद करने के बाद जू नैनियन ने अजीब तरह से अपने कपड़े ठीक किए। अपने हाथ के पिछले हिस्से को माथे पर टिकाकर जिन्यू ने शू नैनियन को देखा। जब वह अपने कपड़े ठीक कर रही थी, उसकी गहरी आंखें गहरी हो गईं।
जब उसके कपड़े व्यवस्थित हो गए तो जूनेनियन ने उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी चक्कर आ रहा है? चक्कर आना? जूनेनियन कुछ उलझन में था। जब वह पहले कटोरा लेकर भागी थी तो वह इतना गंभीर क्यों नहीं लग रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में दौड़ने से उसका सिर घूम गया हो? हालांकि जूनेनियन को संदेह नहीं था कि जिनयू नाटक कर रहा था, क्योंकि जिनयू के चेहरे पर भावहीनता बहुत भ्रामक थी। तुमने अभी कहा कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, वह क्या है? जूनेनियन ने पूछा। तभी जिनयू को वह मुख्य कारण याद आया कि वह यहाँ क्यों आया था। वह अचानक बिस्तर से उठ बैठा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? लेट जाओ। जूनेनियन ने अपना हाथ उठाया और उसे वापस नीचे धकेल दिया। उसके गोरे हाथ उसके कंधों पर दबाव डाल रहे थे। कपड़े की पतली परत के माध्यम से जिनयू उसकी हथेलियों की गर्मी महसूस कर सकता था। उसकी गहरी आंखें चमक उठीं और वह उसके धक्के के साथ वापस लेट गया। आप लेटकर बात कर सकते हैं। जिनयू ने अपने होंठ भींचे। क्या अब से तुम मेरे चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारोगे? जूनेनियन, यह एक प्रतिक्रिया थी। किसने तुमसे कहा अगर भविष्य में तुमने मुझे लापरवाही से नहीं छुआ तो मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी? क्या ये कुछ न कहने के समान नहीं है? जिनयू ने दृढ़ता से तर्क दिया, अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हुए, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तब मुझे खत्म करने दो। अगली बार अगर मैं गलती से तुम्हें छू लूं तो मुझे थप्पड़ मारने की जल्दबाजी मत करना। पहले मुझसे कारण पूछो। अगर मैं सचमुच जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा हूं तो आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं। जूनेनियन ने उसे घूर कर देखा। ये बात तो उचित लग रही थी, लेकिन अगर वह सिर्फ बहाने बना रहा था तो क्या होगा? कौन जानता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था? ये देखकर कि जूनेनियन को उस पर भरोसा नहीं है, जिनयू ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और गंभीरता से कहा, लोगों को बेतरतीब ढंग से थप्पड़ मारना अच्छी आदत नहीं है। आपको इसे बदलने की जरूरत है। जूनियानियान चुप हो गया। वह निश्चित रूप से जानती थी कि यह अच्छी आदत नहीं है, लेकिन हर बार जब उसने उसे थप्पड़ मारा था तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह पहले गलत था। लेकिन इस आदत को बदलने की सचमुच जरूरत थी। ठीक है, अगली बार जब ऐसा होगा तो मैं पहले कारण पूछूंगा। जिनयू को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सहमत हो जाएगी। वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर सहमति में हम बोला, ठीक है। एक पल सोचने के बाद जिनयू को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से खुद को सही किया। अगर कोई और आपका फायदा उठाता है तो आपको पहले थप्पड़ मारना चाहिए और बाद में सवाल पूछना चाहिए। हो, जूनेनियन ने उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया, क्यों? क्या यह आप ही नहीं थे जिन्होंने कहा था कि इसे बदलने की जरूरत है? जिनयू ने अपने होंठ भींचे। यह अलग है, ये परिवर्तन केवल मुझ पर लागू होता है। हम, जूनेनियन ने भौहें उठाईं, तो आप विशेष उपचार के हकदार हैं। बेशक, विशेष। मैं अलग हूं। आप अलग कैसे हैं? आप सभी पुरुष हैं। जिनयू चिंतित हो गया। उसके मनमोहक आकर्षक स्वभाव को जानते हुए वह इस बात से चिंतित था कि अन्य पुरुष उसका फायदा उठाएंगे। उसे डर था कि वे ऐसा करेंगे और वह भोलेपन से उनके साथ तर्क करेगी। वह अचानक उठ बैठा। मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं। मेरा आपके प्रति कोई कामुक इरादा नहीं है, दूसरों का इरादा अलग है। बस याद रखना, भविष्य में यदि मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे करीब आए तो उसी चतुराई का प्रयोग करना जो तुमने मुझे थप्पड़ मारते समय की थी, और किसी भी चीज से पहले उन्हें थप्पड़ मारना। जिनयू ने भावुक होकर यह कहा, यहां तक कि जूनेनियन को बिस्तर के पायदान पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। जूनेनियन ने पलकें झपकाईं। उसकी चमकदार बादाम के आकार की आंखें रोशनी से भरी हुई थीं। क्या अब आपको चक्कर और भ्रमित महसूस नहीं हो रहा है? जिनयू, इसे बाहर निकालो। जिनयू को खिड़की से बाहर जूनेनियन को घूरते हुए देखकर ये शाओटिंग ने कुछ झुंझलाहट के साथ उसके कंधे को धक्का दिया। ये शाओटिंग के धक्का देने के कारण जिनयू खिड़की की चौखट से जोर से टकराया, जिससे जूनेनियन, जो आंगन में निराई कर रहा था, पीछे मुड़कर देखने लगा। ये देखकर कि वह जिनयू था, उसने नाक सिकुड़ी और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अपने सिर का पिछला हिस्सा उसे दे दिया। उसने अभी तक उसके साथ कल रात का हिसाब नहीं चुकाया था। जिनयू ने नाराज होकर ये शाओटिंग की पीठ पर थप्पड़ मारा। अगर तुम्हें पादना ही है तो उसे बाहर निकाल दो। ये शाओटिंग ने एक कहा और जिनयू के कंधे पर हाथ रखा। भाई, क्या तुम भूल गए कि तुमने ही मुझे आ जाने के लिए कहा था? यदि आपके पास कुछ है तो उसे आपको ही बाहर निकाल देना चाहिए। जिनयू को तब याद आया कि उसने उसे क्यों बुलाया था और उसने अपनी स्थिति बदली और खिड़की की चौखट पर झुक गया और अपनी आंखें सिकोड़कर जूनेनियन के पतले शरीर को घूरता रहा। उन्होंने बिना सोचे समझे पूछा, डू जियाहाओ का मामला कैसे निपटाया गया? ये शाओटिंग मुस्कुराया, सोच रहा था कि यह कुछ गंभीर बात है। क्या एल्डरजिन द्वारा सौंपे गए कार्य में कुछ गलत हो सकता है? पता चला कि आप डू जियाहाओ के बारे में सही थे। उस कमीने के पास इतने अपराध हैं कि उसे 1 दशक से अधिक समय तक जेल में रखा जा सकता है। संतोषजनक उत्तर सुनकर जिनयू ने अपनी नाक से कहा, वह आसानी से छूट गया।
वांग बियाओ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना? ये शाओटिंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, वह बच्चा क्या कर सकता है? जब एल्डर जिन किसी को दंड देने का निर्णय लेते हैं तो वह बदमाश हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करता। इस पर जिन यू ने पुष्टि में गुनगुनाया। जैसे ही जू नेनियन खड़ी हुई और उसने अपनी पीठ को फैलाया, जिससे उसकी गोरी और चिकनी कमर का एक हिस्सा दिखाई दिया। जिन यू की पहली प्रतिक्रिया ये शाओटिंग के चेहरे को ढकने की थी और उसे देखने से मना करना था। ये शाओटिंग ने तुरंत कहा, अरे यार, देखने में क्या बुराई है? सुंदरता की सराहना करना हर किसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? जिन्यू का स्वर ऊंचा हो गया, उसकी गहरी आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। जो लोग उससे परिचित थे वे जानते थे कि जब वह इस स्थिति में होगा तो कोई न कोई बदकिस्मत होगा। लेकिन ये शाओटिंग डरे नहीं, उन्होंने हल्के से घुरघुराहट की और जिन्यू का हाथ छुड़ा लिया। जिन्यू ने देखा कि जू नेनियन घास उखाड़ने के लिए नीचे बैठा था, लेकिन तभी उसने उसका हाथ छोड़ दिया। एक बार जब उसकी आंखें फिर से मुक्त हो गईं, तो ये शाओटिंग ने तुरंत देखा कि जू नेनियन वास्तव में नीचे बैठ गया था। उसने जिन यू को चिढ़ाना जारी रखा, एक सुंदर दृश्य, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह सराहना और प्रशंसा करे, है ना? चले जाओ बच्चे, वह मेरी पत्नी है। जिन यू ने ये शाओटिंग के बछड़े पर लात मारी, लेकिन ये शाओटिंग ने फुर्ती से चकमा दिया। जिन यू को आधा मुस्कुराते हुए देखा, ओह, आपकी शादी कब हुई? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? जिन्यू ने उसकी ओर देखा और हल्के से गुनगुनाया, जल्द या बाद में। तुम्हारे उस चेहरे के साथ जिसे अभी 2 बार थप्पड़ पड़े हैं। ये शाओटिंग ने जिन्यू की ठोड़ी उठाए और उसके चेहरे के दोनों तरफ थप्पड़ के निशान देखे, जिससे टीएस की आवाज आई। जिन्यू ने उसका हाथ झटक दिया, चले जाओ। इससे दर्दनाक यादें ताज़ा हो गईं। उसने अंततः अपनी जियाओ की नापसंदगी को थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन कल रात उत्तेजना में उसने गलती से अपना असली स्वभाव प्रकट कर दिया। उसने तुरंत उसके चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा और दांत पीसते हुए उससे पूछा, क्या अभी भी चक्कर आ रहा है और कानों में घंटी बज रही है? ये शाओटिंग ने जू नेनियन और फिर जिन यू की ओर देखा और गंभीरता से कहा, जिन यू, आप गंभीर नहीं हैं, है ना? जैसे ही जिन यू ने ये सुना, वह नाराज हो गया, तुम्हें इससे कोई समस्या है? वह गंभीर क्यों नहीं हो सका? अरे, मेरा मतलब है, क्या तुम्हें अब भी उस गोल चेहरे वाली लड़की से कोई लगाव नहीं है? जिन्यू ने जोर से खांसी, उसकी आंखों में असहजता की झलक थी। वह वही गोल चेहरा है जिसकी मुझे तलाश थी। ये शूटिंग। एक सेकंड की स्तब्ध चुप्पी के बाद उसने अपना हाथ जिन्यू के माथे पर रखा। नहीं भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं है? प्रेम नहीं, दूसरा अद्यतन। क्या आप मजाक कर रहे हैं? जू नेनियन एक गोल चेहरे वाली लड़की है। क्या ऐसा है कि उसने गोल चेहरे वाली लड़कियों के बारे में कुछ गलत समझ लिया है, या फिर वह सुंदरता की अवधारणा को लेकर भ्रमित है? तुम्हारे दिमाग में ही समस्या है। जिन्यू ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। ये शाओटिंग पूरी तरह से हैरान था। जिन्यू के पिछले बयान के अनुसार गोल चेहरे वाली लड़की उसकी प्रेमिका थी। क्या वह इतनी जल्दी अपना हृदय परिवर्तन कर सकता है? यह असंभव लग रहा था। ये वह जिन्यू नहीं था जिसे वह जानता था। क्या जू नेनियन गोल चेहरे वाली लड़की थी? ये शाओटिंग ने जू नेनियन पर एक बार फिर से नजर डाली और केवल उसके सिर के पीछे का हिस्सा और उसके लंबे चमकदार काले बाल ही देख पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्यू की तथाकथित गोल चेहरे वाली लड़की वही छोटी लड़की थी जिसे वह बचपन में पसंद करता था? और वह छोटी लड़की जू नेनियन थी जो, क्योंकि महिलाएं बड़ी होने के साथ बहुत बदल जाती हैं, एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल गई थी, और यही कारण था कि जिन्यू ने उसे पहले नहीं पहचाना था। ये शाओटिंग जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उसे उतना ही समझ आता। लगता है तुम्हें उससे बहुत लगाव है, प्यार है उससे। जिन्यू ऐसे हंसा मानो उसने सदी का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप उसे अपनी भावी पत्नी कहते हैं तो ये कैसे संभव नहीं हो सकता? ये शाओटिंग अब सचमुच उलझन में था। जिन्यू ने आंगन में खड़ी लड़की की ओर विचारपूर्वक देखा। वह उससे बहुत प्यार करती थी। शायद नहीं, वह ये काम जिम्मेदारी के कारण कर रहा था। जब से ये शाओटिंग ने ये प्रश्न पूछा था, जिन्यू हर जगह अजीब व्यवहार कर रहा था। ये शाओटिंग को दुकानों की तलाश करने के लिए कह रहा था और जोर देकर कह रहा था कि उन्हें दोपहर तक एक दुकान चाहिए। अपनी जीभ चटकाते हुए ये शाओटिंग बुदबुदाया, मैं सचमुच आपका एहसानमंद हूँ। अपनी छुट्टियों के 5 दिन आपकी सेवा में बिता रहा हूँ। ये शाओटिंग को विदा करने के बाद जिन्यू ने हिम्मत दिखाई और शू नेनियन को ढूंढने के लिए आंगन में चला गया। जिन्यू परिवार के घर का आंगन काफी बड़ा था और शू नेनियन ने उसमें कुछ सब्जियां और फल उगाने का विचार किया। लेकिन वह जमीन काफी समय से खाली थी और उस पर घास फूस लगभग उसके घुटनों तक ऊंची हो गई थी। आधे दिन तक कड़ी मेहनत करने के बाद कठोर काम से उसके हाथ लाल हो गए। उसके हाथ नाजुक रूप से संवेदनशील हो गए और जू नेनियन को उनमें दर्द महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा। जिन्यू वहां आया, उसकी लाल हथेलियां देखीं और गहरी भौहें सिकुड़ीं। बस करो, मैं करूंगा।
एल्डर जिन की जिद फिर से भड़क उठी और उसने शू नैनियन को बेरहमी से खींचकर खड़ा कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? जू नैनियन ने उसे घूर कर देखा। यह आदमी यहीं क्यों नहीं रुक सका? उसे अभी भी याद है कि कैसे उसने एक दिन पहले उसका फ़ायदा उठाने के लिए बेहोशी का नाटक किया था। लेकिन उसकी नज़र में जोर नहीं था, बल्कि वह लगभग छेड़खानी जैसी लग रही थी, जिससे जिन यू वहीं पिघल गया। उसकी आवाज़ भारी और धीमी हो गई। वह हकलाते हुए बोला, मैं करूँगा, तुम बस देखो, देखना ही काफ़ी है। ये कहकर जिन यू जोर से नीचे झुका और फावड़ा जोर से चलाने लगा। अपने दरवाजे पर एक इच्छुक मजदूर को देखकर शू नैनियन ने स्वेच्छा से मदद स्वीकार कर ली तथा एक तरफ कुर्सी पर बैठकर उसे निर्देश देने लगी। जिन्यू अपने काम के प्रति गंभीर था। वह किसी भी तरह से एक धनी उत्तराधिकारी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था जो कठिनाइयों को संभाल नहीं सकता था। तभी जू नैनियन को याद आया कि परेशान करने वाला जिन्यू वास्तव में एक सैन्य आदमी था। दोपहर में बहुत गर्मी थी, इसलिए जिन्यू ने अपनी शर्ट उतार दी और अपने नंगे ऊपरी शरीर के साथ काम किया। शर्ट उतारने पर उसकी दुबली मांसपेशियां मजबूत और लचीली दिख रही थीं। उसके पेट की मांसपेशियां स्पष्ट, चिकनी और स्पष्ट थीं और उसकी त्वचा का रंग कांस्य जैसा था, जो एक अद्भुत आकर्षण बिखेरता था। तुलनात्मक रूप से उसके चेहरे की त्वचा उसके शरीर की त्वचा की तुलना में अधिक गोरी थी। उसकी मांसपेशियां अतिरंजित नहीं दिखती थीं, बल्कि ताकत का आभास देती थीं। जू नैनियन जानती थी कि जिन यू का शरीर अच्छा है और उसे दोबारा देखकर वह अभी भी चकित थी। सुंदरता की पारखी होने के नाते वह न केवल चेहरे की बल्कि शरीर की भी सराहना करती थी। उस घटना के कारण जू नैनियन की जिन यू के प्रति भावनाएं जटिल थीं। वह हमेशा जिन यू के बारे में अलग तरह से महसूस करती थी। उसे यकीन था कि यह प्यार नहीं था। शायद सभी लड़कियां उस आदमी के प्रति अनोखी भावनाएं रखती हैं जिसके साथ वे पहली बार संबंध बनाती हैं। वह जिन यू को बिल्कुल नापसंद करती थी क्योंकि उसने पहली बार उसे जबरदस्ती अपने साथ ले लिया था, लेकिन वह उससे विशेष रूप से नफरत नहीं करती थी क्योंकि बाद में उसे एहसास हुआ कि वह उस समय अपने सही दिमाग में नहीं था। इसके बाद प्रत्येक अप्रिय मुठभेड़ ने जू नैनियन की उसके प्रति नापसंदगी को और बढ़ा दिया। हालांकि जब से उसने उसे डू जियाहाओ से बचाया है, वह तीव्र नापसंदगी काफ़ी कम हो गई है। जिन यू को बचपन से ही संगठन सी को संभालने और उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वह धारणा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था। जू नैनियन की निगाहें उस पर टिकी रहीं और वह इसे पूरी तरह से महसूस कर सकता था, इसलिए उसने अच्छा प्रदर्शन करने के प्रयास में फावड़ा और भी जोर से घुमाया। जिन यू बहुत तेज था और कुछ ही समय में उसने आंगन से खरपतवार साफ कर दी। जू नैनियन उसकी गति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। भगवान, वह 1 घंटे में जो काम करता था वह उसके पूरे दिन के बराबर था। दोपहर के समय तापमान बहुत अधिक था और आंगन में खरपतवार साफ करने के बाद जिन यू के चेहरे पर पसीना आ गया था। सब हो गया और कुछ चाहिए। जिन यू की सांस फूली भी नहीं थी। वह फावड़े पर झुककर जू नैनियन के सामने आया। जू नैनियन एक कुर्सी पर बैठी थी, हाथ के पंखे से खुद को हवा कर रही थी। एक आलसी छोटी बिल्ली की तरह पूरी तरह से आराम से दिख रही थी। उसे पसीने से लथपथ देखकर जू नैनियन को कुछ दोषी महसूस हुआ और उसने उसे पंखा थमा दिया। ये रहा। जिन यू ने अपने होंठ भींच लिए और सीधे गोल पंखे के पीछे देखने लगा। उसकी पीली पतली उंगलियां नाजुक और लंबी थीं, जिनके सिरे चमकदार और थोड़े गुलाबी थे, जो गोल पंखे का हैंडल पकड़े हुए थीं, और जिन यू ने अचानक उसकी कोमल उंगलियों को चुटकी में लेना चाहा। उंगलियां इतनी सुंदर कैसे हो सकती हैं? जिन यू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये नाजुक लड़की वास्तव में कोमल और प्यारी थी। नहीं चाहिए। उसे शांत होते देख जू नैनियन पंखा वापस खींचने ही वाला था कि जिन यू ने उसे पकड़ लिया। मैं इसे ले लूंगा। उत्सुकता में उसने जू नैनियन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत मुलायम था और इतनी गर्मी में भी छूने पर ठंडा था, पकड़ने में आरामदायक था, दबाने में आकर्षक था। जब उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो जू नैनियन ने आंखें घुमाईं। छोड़ दो। उसकी अधीर आवाज़ सुनकर जिन यू ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और पंखा भी अपने साथ ले लिया। जू नैनियन उठकर अंदर जाकर सामान साफ करने वाली थी, क्योंकि देर रात होने के कारण उसने कल रात ही अपना कमरा साफ किया था। इससे पहले कि वह खड़ी हो पाती, उसे अचानक हवा का झोंका महसूस हुआ। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, जो चिलचिलाती धूप में बहुत सुखद थी। जिन यू उसे पंखा झलने के लिए पंखे का इस्तेमाल कर रहा था। जू नैनियन ने अपने होठों को दबाया और जिन यू की ओर देखा। उनकी आंखें मिलीं और संयोग से जू नैनियन ने खुद को उसकी गहरी और तेज निगाहों में फंसा हुआ पाया। एक पल के लिए जू नैनियन की धड़कन तेज हो गई। क्या आप क्या कर रहे हो? उसे क्रोधित और अप्रसन्न देखकर जिन यू ने सोचा कि उसने उसे फिर से परेशान कर दिया है। क्या तुमने मुझसे पंखा झलने के लिए नहीं कहा था? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे पंखा झलूं? जिन यू ने भौहें उठाईं। तो फिर तुमने मुझे पंखा क्यों दिया? जू नैनियन, ठीक है, अपराध बोध की इस क्षणिक भावना के लिए इतना ही।
उसने पंखा उसके हाथ से छीन लिया। धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पंखा निकालते समय उसने गलती से उसकी झुलसती हुई उंगलियों को छू लिया और जू नेनियन को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह जल्दी से घर में वापस आ गई। जिन्यू हताशा से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह फिर से क्यों गुस्सा हो गई और उसने चिढ़कर अपने बालों को बिखेर दिया। महिलाओं को खुश करना बहुत मुश्किल है। अरे, मैं उन्हें खुश करने की कोशिश करना छोड़ चुका हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि जू नेनियन, जो घर में भाग गई थी, फिर से बाहर आ गई। उसकी स्कर्ट हवा में खूबसूरती से लहरा रही थी। वह वहाँ खड़ी थी, पूरी तरह जीवंत और सुंदर, उसे मधुर आवाज और तनाव भरे चेहरे से बुला रही थी। जिनयू, आओ मेरी मदद करो। आ रहा हूँ। जिनयू ने तुरंत फावड़ा गिरा दिया। वह एक सेकंड पहले की गई कठोर बातचीत को पहले ही भूल चुका था और घर की ओर बढ़ गया। घर में प्रवेश करते हुए जिनयू ने पूछा, आपको किस चीज़ में मदद चाहिए? जू नेनियन ने हॉल में मेजों और कुर्सियों के ऊंचे ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें साफ करने के लिए बाहर ले जाने में मेरी मदद करो। जिनयू ने नज़र घुमाई, क्योंकि वे काफ़ी समय से इस हिस्से में नहीं रह रहे थे। सारी चीज़ें ढेर में पड़ी थीं। उसकी पतली काया को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह तेज हवा में उड़ जाएगी। वह निश्चित रूप से उन्हें संभाल नहीं सकती थी। ज़रूर, ये काम मुझ पर छोड़ दो और तुम कहीं और जाकर सफाई कर लो। जिनयू ने तुरंत कार्रवाई की। उसके लंबे पैर लापरवाही से उठे क्योंकि वह स्टूल पर खड़ा था। आसानी से खड़ी कुर्सियों की दूसरी परत तक पहुंच गया। जू नेनियन खुद को रोक नहीं पाए और बोले, क्या आप थोड़ा और सावधान हो सकते हैं? क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? जिनयू ने अपनी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश की और भावशून्यता से पूछा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? अगर तुम गिर गए तो मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको उठाकर ले जाना मेरे लिए कितना थकाऊ होगा। जिनयू का चेहरा काला पड़ गया। उसे बड़ा कहना एक बात थी, लेकिन उसके बारे में सिर्फ इसलिए चिंता करना कि वह उसे उठा नहीं पाएगी। जू नेनियन नीचे खड़ी होकर देख रही थी कि वह एक हाथ में 2 कुर्सियां लेकर नीचे कूद गया, जिससे वह चौंक कर एक तरफ हट गई। उसने अपने सिर को भी अपने हाथों से बचा लिया, इस डर से कि कहीं उसके हाथ में पकड़ी हुई कुर्सियां उसकी ओर न उड़ जाएं। उसके उतरने की आवाज़ सुनने के बाद ही जू नेनियन ने उसकी ओर देखने की हिम्मत की। जिनयू ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। वह अपना सिर पकड़े हुए मूर्खतापूर्ण लग रही थी। उसकी आंखें खुली हुई और स्पष्ट, गोमेद की तरह काली और चमकदार, बहुत सुंदर। उसकी आंखों में मासूमियत और पवित्रता थी जो उसके आकर्षक रूप के बिल्कुल विपरीत थी। चिंता मत करो, मैं तुम पर नहीं गिरूंगा, उसने धीमी हंसी के साथ कहा। उसकी हंसी और उसके शब्दों से जू नेनियन को लगा कि जिनयू उसका डरपोक होने का मजाक उड़ा रहा है और उसका सुंदर चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया। मैं अन्य कमरे साफ करने जा रहा हूँ। कुर्सियां बाहर ले जाओ और उन्हें धो लो। बोलने के बाद जू नेनियन जल्दी से चले गए। कुर्सियां पकड़े हुए जिनयू की निगाहें उसके पीछे हटते हुए आकार पर तब तक टिकी रहीं जब तक वह दूसरे कमरे में गायब नहीं हो गई। फिर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान फैलने दी। क्या वह शर्म महसूस कर रही थी? उसके शर्मीलेपन के बारे में सोचते हुए जिनयू ने अपनी जीभ को अपने दांतों के चारों ओर घुमाया और उसकी संकुचित आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह एक थका देने वाला दिन था। जिनयू ने लिविंग रूम को साफ किया और लकड़ी की कुर्सियों और मेजों को साफ किया तथा उन्हें हवा में रखने के लिए बाहर रखा। जू नेनियन अन्य कमरों और रसोई घर की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान जू नेनियन को झोपड़ी में एक स्नानघर भी मिला। दरवाजे पर स्नानघर लिखा था और जिज्ञासावश जू नेनियन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसे अंदर एक बहुत अच्छा टब मिला, एक गोल बाथटब जिसका व्यास लगभग 2 मीटर था। टब संगमरमर से बना था, जिसके किनारे पर 2 गोलाकार छेद थे और नीचे एक छेद था। पत्थर की दीवार में छेद अलग अलग आकार के थे, लेकिन दोनों को लकड़ी के स्टॉपल से बंद कर दिया गया था। पलके झपकाते हुए जू नेनियन टब में कूद गई और अपने हाथ से बड़ा प्लग बाहर खींच लिया। एक क्षण में पानी फूट पड़ा और जू नेनियन पर फैल गया। आह! जू नेनियन ने पानी के टकराते ही जोर से चीख मारी और जिनयू ने बाहर से यह आवाज़ सुनी। उसने कुर्सियां गिरा दी और जल्दी से वहां पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि जू नेनियन सिर से पैर तक भीग चुका है और अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से टब में बैठा है और उस पर पानी छिड़का जा रहा है। जिनयू को यह स्थिति मनोरंजक लगी। वह टब में कूदने के लिए 2 कदम बढ़ा, प्लग उठाया और छेद को बंद कर दिया। पानी का प्रवाह बहुत तेज नहीं था, बस जू नेनियन बहुत करीब था और चूंकि छेद काफी समय से बंद था, इसलिए पहले तो वह निश्चित रूप से हिंसक रूप से फटेगा। तुमने इसे क्यों खोला? जिनयू ने पलट कर देखा कि जू नेनियन पहले ही टब से बाहर आ चुका था और भीगा हुआ खड़ा था। ये जगह इतने सालों से निर्जन है, मुझे कैसे पता था कि यहाँ अभी भी पानी है? जू नेनियन ने अपनी स्कर्ट पकड़ते हुए विलाप किया और जिनयू से कहा, तुमने मुझे नहीं बताया, है ना? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मूर्ख हो सकते हो। जिनयू ने उत्तर दिया, क्या दरवाजे पर स्नानघर नहीं लिखा है? बेशक, वहाँ पानी होगा।
तुम मूर्ख हो, तुम्हारा पूरा परिवार मूर्ख है, जू नेनियन ने अनिच्छा से जवाब दिया। जिनयू हंसा, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर आनंद ले रहा था, लेकिन ऐसा करते ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जू नेनियन लगभग 1 मीटर 70 लंबे और दुबले पतले थे। जब वह कपड़े पहनती है तो कोई भी उसके पतलेपन के अलावा कुछ भी नहीं देख पाता। लेकिन चूंकि उसके कपड़े और स्कर्ट भीग गए थे, वे उसके शरीर से कसकर चिपक गए, जिससे उसकी आकर्षक आकृतियां उजागर हो गईं। उसकी आकृति का स्पष्ट और उत्कृष्ट आकार देखकर गला रुंध जाता था। जिनयू बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में था, उसका गला न केवल जकड़ा हुआ था बल्कि उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। और वह पूरी तरह से बेखबर थी, अपना गोरा और नाजुक चेहरा ऊपर की ओर झुकाकर उसे घूर रही थी। उसका चेहरा गीला था, जिससे उसकी नम आंखें और भी दयनीय और मार्मिक लग रही थीं। वह सचमुच पानी से निकलती हुई एक खूबसूरत महिला की तरह लग रही थी, बेहद आकर्षक, जिससे जिनयू का दिल मचल उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा हो, कुछ ऐसा जिसे खुजलाना असंभव हो, जिससे असहनीय खुजली हो रही हो जिसका कोई इलाज नहीं हो। जिनयू बहुत चाहता था कि वह एक सज्जन व्यक्ति बने, दूर देखे, मुड़े और चला जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई मोहक शक्ति थी जो उसे अपनी नज़रें हटाने या अपने पैर हिलाने से रोक रही थी और उसे उसके सामने खड़ा रहने दे रही थी। उसका मुंह सूख गया था और उसके शरीर में वासना भड़क रही थी। घूरते घूरते जू नेनियन ने अंततः जिनयू के बारे में कुछ गड़बड़ देखी। नीचे देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी स्कर्ट और ब्लाउज उसके शरीर से चिपके हुए थे, गीला कपड़ा भी कुछ हद तक पारदर्शी हो गया था। यह महसूस करते हुए कि जिनयू ने सब कुछ देख लिया है, जू नेनियन के गाल लाल हो गए। क्या आप अभी भी देख रहे हैं? मत देखो। अल्पविराम। 10 मिनट बाद जू नेनियन मुख्य कमरे में आए। उसने स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ सफ़ेद स्पोर्ट्सवियर सेट पहन रखा था। जिनयू दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसे बाहर आते देख उसने अजीब तरह से अपने बाल खुजाए और कहा, मेरा अभी तुम्हें देखने का इरादा नहीं था। जू नेनियन, जो शर्मिंदगी और शर्म कम हो गई थी, वह वापस आ गई। हाँ, मुझे पता है। क्या हम कृपया इसे दोबारा नहीं दोहरा सकते? लेकिन जिनयू उसकी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन सका। उसका संयमित उत्तर सुनकर उसे लगा कि वह अभी भी गुस्से में है। भौहें चढ़ाते हुए उन्होंने समझाया, गुस्सा मत होइए, मेरा वास्तव में ऐसा मतलब नहीं था। बात बस इतनी सी है कि आपका फिगर इतना अच्छा है और मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ये सब मेरे सामने ही रखा गया था। देखना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। हालांकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी नाजुक और कमज़ोर दिखने के बावजूद आप वास्तव में काफ़ी मजबूत हैं। उन्होंने अपना अंतिम वाक्य प्रशंसा के स्वर में कहा। उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द के साथ जू नेनियन की मुठ्ठियां और भी कसती गईं। ये घटना वास्तव में उसकी गलती नहीं थी, वह नाराज नहीं थी, बस शर्मिंदा थी। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद उसके माथे पर शर्मिंदगी और आक्रोश छा गया और उसकी दाढ़ें चरमराकर आपस में चिपक गईं। जिनयू, नरक में जाओ। जिनयू अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी एक हल्की सी मुक्का उसकी आंख पर लगी। एक विशेष बल के सिपाही के रूप में क्या वह सचमुच ऐसे कमजोर मुके को नहीं चकमा दे सकता था? बेशक वह ऐसा कर सकता था। उसने आसानी से जू नेनियन की कलाई पकड़ ली, उसे वहीं घुमा दिया और उसकी पीठ को अपनी छाती से दबा लिया। जब वह विश्लेषण कर रहे थे, हिंसा क्यों? क्या मैंने माफ़ी नहीं मांगी? तुम्हारी इन पतली भुजाओं और टांगों के कारण मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से ही अपाहिज बना सकता हूँ। बाद में मैं तुम्हें कुछ आत्मरक्षा सिखाऊंगा। हम। अचानक जू नेनियन ने पलटकर जिनयू का मुंह अपने मुंह से बंद कर दिया। कोमल स्पर्श और सुगंधित खुशबू ने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया और उसने उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। ये देखकर कि वह वास्तव में इच्छा से अभिभूत था, एक चुंबन से अचंभित हो गया। जू नेनियन ने उसे एक आकर्षक मुस्कान दी। उसकी आंखें कोनों पर उठीं, जिससे उसकी आंख के कोने पर तिल दिखाई दिया, जो मोहक रूप से आकर्षक था। किसी को लुभाने की कोशिश किए बिना भी जू नेनियन का स्वाभाविक रूप से आकर्षक चेहरा काफी आकर्षक था। अब जबकि वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी, तो जिनयू कैसे विरोध कर सकता था? उसकी एक मुस्कान से उसकी आंखें चमक उठीं और उसका शरीर जलने लगा। जिनयू ने हम कहा, उसकी नज़रें उसकी चमकदार आंखों में देखते हुए अपना ध्यान खो बैठीं। क्या? उसकी आवाज़ भारी थी। जू नेनियन ने उसे एक और मोहक मुस्कान दी, उसके गोरे हाथ उसके कंधों पर टिके हुए थे। अचानक उसने इतनी कोमलता से बात की कि जिनयू खो गया और उसके पतले होठों को खुलते और बंद होते हुए देखा जब उसने उससे 3 शब्द कहे, भाड़ में जाओ। फिर जू नेनियन ने अपना घुटना मोड़ा और उसे लात मारी। अगले ही पल जिनयू का रंग अचानक राख जैसा हो गया। उसे लात मारने के बाद जू नेनियन का हाथ जो उसके कंधे पर था, उसने भी उसे दूर धकेल दिया। यहाँ तक कि जिनयू जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए भी वह उस समय झींगा की तरह कमजोर हो गया, झुका हुआ था और इतना दर्द में था कि वह बोल नहीं सकता था। जू नेनियन अपनी आंखों में मुस्कान भरकर उसके कान के पास झुकी और अत्यंत मधुर एवं मधुर आवाज में बोली,
तुम्हारी इतनी एकाग्रता है कि मैं तुम्हें एक ही उंगली से खत्म कर सकता हूँ। उस समय चाहे उसकी आवाज़ कितनी भी मधुर क्यों न हो, जिन यू कुछ और सोच नहीं सका क्योंकि उसने उसकी ओर देखा। उसकी संकीर्ण फीनिक्स जैसी आंखें धुंधली थीं, जिससे वह विशेष रूप से दयनीय लग रहा था। ये दुखदायक है। उस एक शब्द ने जू नैनियन के चेहरे पर मुस्कान को फीका कर दिया, क्योंकि उसका रंग बहुत पीला था। जू नैनियन बस अपनी भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन उसका इरादा उसे वास्तव में कमजोर करने का नहीं था। इसलिए उसने अपनी ताकत पर नियंत्रण रखा और अधिक बल प्रयोग करने का साहस नहीं किया। उसे इतना पीला देखकर जू नैनियन का कठोर व्यवहार एक सेकंड में ही खत्म हो गया। क्या तुम ठीक हो? उसने जल्दी से उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया। जिन्यू अभी भी झुका हुआ था, उसकी आवाज़ भारी और कमजोर थी। मैं खत्म हो गया। क्या? जू नैनियन ने अभी उसके लिए एक गिलास पानी भरा ही था कि उसने ये दो शब्द सुने। गिलास एक धपक की आवाज़ के साथ फर्श पर गिर गया। जिन्यू ने पीड़ा भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। तुम्हारा दिल बहुत क्रूर है। जू नैनियन तुरंत डर के मारे रोने लगे और हकलाते हुए बोले, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मैं नहीं जा रहा हूँ, जिन्यू ने हठ और विरोधपूर्वक कहा। मुझे अपने बिस्तर पर लेटने में मदद करो। क्या? जू नैनियन चिंतित था। जब उसका अपना बिस्तर था तो वह उसके बिस्तर पर क्यों जाए? हालांकि इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाती, उसने जिन्यू को फिर से कराहते हुए सुना, झुकते हुए और कहते हुए, ये खत्म हो गया है। डरी हुई जू नैनियन ने जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गई। जिन्यू पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। जू नैनियन के हाथ उसकी बाहों के बीच से गुजर रहे थे, उसे आधा उठाकर आधा सहारा देकर बिस्तर की ओर ले जा रहे थे। जिन्यू आश्चर्यजनक रूप से भारी था। जू नैनियन उसे सहारा देते हुए लगभग हौंफ रहा था। अंततः उसे बिस्तर के किनारे तक ले जाने के बाद उसका पैर अचानक लड़खड़ा गया और वह बेड पर अनाड़ीपन से गिर पड़ी। लकड़ी के बिस्तर से एक धीमी आवाज आई। जू नैनियन जिन्यू पर गिर पड़ा। उसकी मांसपेशियां इतनी सख्त थीं कि उसके चेहरे पर भी चोट लग गई। जिन्यू का चेहरा और भी अधिक सफ़ेद हो गया। जू नैनियन को उठने में कठिनाई हुई। जिन्यू दर्द से चिल्लाया, ये खत्म हो गया, तुमने मुझे खत्म कर दिया। जिन्यू। उसकी पीड़ा भरी दुख भरी चीखें सुनकर जू नैनियन बहुत चिंतित हो गया। क्या हमें अस्पताल नहीं जाना चाहिए? जू नैनियन आत्मग्लानि से भर गई और सोचने लगी कि काश उसने ऐसा व्यवहार न किया होता। वह उसकी बातों से शर्मिंदा थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी गंभीर हो जाएंगी। उसने वास्तव में ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। क्या होगा अगर वह सचमुच बर्बाद हो गया? कोई भी आदमी बिना किसी कारण के आंसू नहीं बहाता। जिन्यू जैसे कठोर व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, उसे इस तरह रोने के लिए बहुत दर्द हो रहा होगा। यद्यपि जिन्यू कष्टप्रद था, वह बुरा व्यक्ति नहीं था। उसने उसे बचाया था और उसकी सफाई में भी मदद की थी। यदि वह सचमुच उसकी वजह से अपंग हो गया होता तो वह होगा। जैसे जैसे विचार गहराता गया, शू नैनियन भी रोने लगी। उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें उसकी गर्दन तक बहने लगीं। जिन्यू ने अपना चेहरा वहीं छिपाते हुए स्वाभाविक रूप से उन्हें महसूस किया। यह महसूस करते हुए कि वह रो रही थी, जिन्यू का हाथ कांपने लगा। वह डर को बहुत आगे ले गया था।